नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी जबरदस्त तरीके से हिचकोले खा रही है, उतनी ही दुनिया की भी खा रही है। राजीव जी का इंतजार कर रहे होंगे और राजीव जी ने आज के एपिसोड में बहुत कुछ बताया है युद्ध के बारे में कि इजराइल के प्रधानमंत्री को किस तरह जान का खतरा है। युद्ध में क्या होगा, भारत की भूमिका क्या रहेगी, सब कुछ इस एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। मुझे अभी तक वो दिन याद आ रहा है जब मुझे सबसे ज्यादा आपके ऊपर अविश्वास हुआ था। जब ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने शपथ ली, तो मुझे याद है आपने मेरे संग कार्यक्रम किया था और आपने कहा था कि ये शख्स मोदी जी की जीवन में राहु बन के आया है। भारत का इतना अपमान करेगा ये आदमी, प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी को सबसे ज्यादा परेशानी में डालेगा ये आदमी। मुझे लगा कि आप तो वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से नाराज रहते हैं, जैसे उन्होंने आपकी भैंस का कुछ डंडा मार दिया टाइप का। तो मुझे लगा कि आज ये भविष्यवाणी आपकी बिल्कुल गलत हो रही है। आप पर्सनल खुन्नस में बोल रहे हैं। ट्रम्प के लिए भक्त यहाँ हवन कर रहे थे, भगवान विष्णु की जगह वो ट्रम्प की फोटो लगाए हुए थे। उनको लग रहा था मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो जाएंगे। उनके दोस्त माई फ्रेंड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ये बात कि भारत के लिए बहुत नुकसान होगा, मोदी के लिए नुकसान होगा, तो मुझे लगा कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दर्शक जाके देख लीजिए, जब ट्रम्प साहब ने शपथ ली थी उसी समय ये प्रोग्राम मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जिसमें राजीव नारायण जी कह रहे हैं कि ट्रम्प बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली साबित होंगे भारत के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मेरे तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन शब्द बोलूं मैं आपके लिए। आप दुनिया के इकलौते इंसान थे, जब ट्रम्प शपथ ले रहा है आप कह रहे हो कि भारत के लिए बहुत नासूर होगा। और अब जो भारत की बैंड बज रही है, प्रधानमंत्री जी, हमारे महान प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु हैं, उनका 56 इंच का सीना, उसमें लोग कमेंट कर ले रहे हैं कि वो रिंग मास्टर की तरह नाच नचा रहा है। वो कह रहा है रूस से तेल खरीदना बंद। हमारे साहब कहते हैं बंद। कहते चलो बच्चों 30 दिन के लिए परमिशन दे दी। गोदी मीडिया कहती है देखो कितना ये है मोदी जी की दूरदर्शी नीति कि 30 दिन की परमिशन दे दी उसने। ऐसा लग रहा है कि हम उनके गुलाम है। सैलरी हमारी वही ट्रम्प साहब देते हैं कि हम कंपनी चलाएंगे तो ट्रम्प साहब के यहाँ से सैलरी आएगी। और ये बात आप पहले ही बता चुके थे शपथ ग्रहण में। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, तुक्का मारा था? हनुमान जी का कोई डायरेक्ट करेक्शन हो गया था उस समय आपसे? आपने ये बात कही क्यों थी? कौन से ग्रह थे? आपको कैसे पता चला था ये आदमी, पूरा भारत जिसकी पूजा कर रहा है, पूरा भारत जिसका मनन कर रहा है, वो आदमी भारत की बैंड बजाएगा? मुझे ईमानदारी से बताइए आपको कैसे पता था ये सारी बात? तो संजय जी, सबसे पहले तो आपने जो बात कही उसमें दो तीन चीजें जोड़ता हूं मैं। आपको याद है कि जब कर्फ्यू लगता है ना, तो कर्फ्यू जब अगर लंबे समय तक लगे तो जनता को परेशानी होने लगती है संजय जी। तो फिर प्रशासन क्या करता है ना, कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू खोलता है कि जाओ अपने बच्चों के लिए खान पान और चाय नाश्ते का कुछ अरेंजमेंट कर लो। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के तेल खरीदने पर कर्फ्यू लगा दिया है। अब वो कह रहा है कि वो आप जाओ, यहाँ पर ये पता लगा कि जैसे मीडिया की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि मात्र 6 दिन का या 10 दिन का कितना पेट्रोल डीजल आपके यहाँ रह गया है, तो ट्रंप ने जो है परमिशन दी कि भैया 30 दिन के लिए खुली छूट दे रहे हैं। तो वो बेसिकली ट्रंप ने जो कर्फ्यू लगाया ना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हरदीप पुरी के ऊपर, उसको कर्फ्यू 30 दिन के लिए ढील दी है केवल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें नरेंद्र मोदी अब उसी रशिया के पास नाक गिड़गिड़ाएंगे जहां पर उन्होंने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। तो आपका पहले बात में आता हूं कि आपके ऑफिस में वो हॉरोस्कोप है, 26 जनवरी 2025 का प्रोग्राम था जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, तो मेष लगन में ली थी और ये भारत की कुंडली है। तो उसी इन दो, आपने जो तुक्के वाली बात की, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ये भारत की कुंडली में 2 नंबर की है और ट्रंप ने 1 नंबर में ली थी। तो हमने अक्सर आपके प्रोग्राम में कहा जब भी 12वां घर आता, 12वां घर का मतलब अपमान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओथ ली थी उस समय मेष लगन ब्रह्मांड में उदय हो रहा था और भारत की कुंडली का 12वां घर बनता था। इसीलिए मैंने ये कहा कि भारत का ये लगातार अपमान करेगा, क्योंकि भारत की कुंडली के 12वें घर में इसने शपथ ली है। साथ ही ट्रंप की कुंडली में जन्म का जो ट्रंप की ये हॉरोस्कोप है, ये है ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है। दर्शक इसमें देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा कितना पीड़ित है। नीच का है चंद्रमा वृश्चिक राशि में, केतु के साथ बैठा है और मंगल उसको देख करके और उसको जो है पागलपन का दौरा दे रहा है, मतलब वो अंगारक योग बना रहा है। तो क्रोधी आदमी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो हम पिछले प्रोग्राम में बता भी चुके हैं। तो एक तो जो उसका खुद का जन्म का चंद्रमा खराब, फिर जब शपथ ली दूसरे टर्म में उस दिन भी चंद्रमा पीड़ित था 6वें भाव में।
तो ऐसे करके एक पागल आदमी ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने आपको कहा भी था कि संजय जी ये नरेंद्र मोदी की कुर्सी खाएगा। उसने कह भी दिया किसी जगह व्हाइट हाउस में या कहाँ कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ। ये कहा था ना, आपका मीडिया में है आपके बाद। तो ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया कि चूंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ जब ली थी, भारत की कुंडी के 12वें भाव का लगन बन रहा था उस समय, तो ये इसके कारण इसको बार बार अपमान कर रहा है हमारा। और कितना अपमान कर रहा है संजय जी, सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सच कहा, पपेट स्टेट बना दिया है। बनाना स्टेट, पपेट स्टेट के जो 30 दिन की परमिशन दे रहा है, और हमने कहा बिल्कुल कर्फ्यू में जैसे ये अपने आप में बहुत दुखद बात है संजय जी। सबसे पहले मैंने आपके प्रोग्राम में, दरअसल क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं, आपके पास भी कॉल आते हैं। संजय जी मैं एक बहुत भावुक होकर के एक चीज आपको बता रहा हूँ। आपका हमारा ये प्रोग्राम आप लिख के रख लीजिएगा, आने वाले समय में इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में एक लेक्चर के रूप में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं वो विषय बच्चों के लिए, अपने जेन जी के लिए मैं कवर करता हूं, जो बच्चे शायद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आजकल के बच्चे तो आजकल साइंस टेक्नोलॉजी वाले हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है ना, पढ़ाया जा रहा है। हम लोग उसको सिविक्स कहते थे जब बचपन में आप पढ़ते थे ना, वो नागरिक शास्त्र हिंदी में कहते थे उसको, जिसमें पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब आती है। तो ये मैं आपको सॉवरेनिटी का, आपका पता, पिछले प्रोग्राम में मैंने सॉवरेनिटी बताई थी। तो दर्शक इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा किसी देश के लिए अपमान है कि बाहर का एक देश आपको आदेश दे रहा है कि भैया 30 दिन के लिए मैं छूट दे रहा हूं। तो मैं फिर से वो सॉवरेनिटी का आर्टिकल आज फिर आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। एक स्टेंजा है केवल बच्चों के लिए बताने के लिए कि देखो, मैंने लास्ट प्रोग्राम में 1 मार्च के प्रोग्राम में कहा था, और उसके बाद ये ट्रंप ने ये आदेश किया, तो उससे देखिए कि किस तरह वायलेशन हो रहा है। संप्रभुता कहते हैं हिंदी में सॉवरेनिटी को। इट रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी और अल्टीमेट पावर टू गवर्न विद ए डिफाइंड टेरिटरी और पॉलिटिकल कम्युनिटी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का सॉवरेनिटी एक फंडामेंटल जो है फिलॉसफी है। और तो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देश या क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च अधिकार, राज्य या उसकी सरकार जनता को कानून बनाना और उन्हें कानून और लागू करने में अंतिम निर्णय का अधिकार हो, तो ये इंटरनल सॉवरेनिटी हो गई। राज्य के अंदर कोई समूह या संस्था राज्य से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे मैं हूं, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, वो राज्य से ऊपर नहीं हो सकती। तो संजय जी पीछे लिखा है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। आपके प्रश्न का जवाब देखिए, मतलब ये बच्चे हमारे खुद इस चीज को एनालाइज करना, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बाकी अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, उनको बारे में बात करना बेकार है। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के 4-5 पॉइंट से संजय जी धीरे धीरे पढ़ के सुना रहा हूं, आप भी खुद सोचिएगा। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंटरफियरेंस, बाहर के किसी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता। अब आप बताइए, यहां तो उसमें अमेरिका का बाहर का इंटरफियरेंस है, आपको सीधा एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का फंडामेंटल लॉ बाईपास हो रहा है कि एक बाहर का मुल्क हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और हम नतमस्तक होकर के जो उसकी बात मान लेते हैं। दूसरा उसका पॉइंट है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का, फ्रीडम टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी विदाउट सबऑर्डिनेशन टू अनदर स्टेट। यहां पर आपकी फॉरेन पॉलिसी जैसे ट्रेड पॉलिसी वो भी डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है। तो यहां पर भी आपका ये देखिए एक्सटर्नल सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हो रही है कि वो आपकी सारे चीजों को, वो आपका सीज फायर भी वही अनाउंस करता है, ट्रेड पॉलिसी भी वही अनाउंस करता है, टैरिफ भी वही लगाता है। तो आप देखिए आपकी पॉलिसी पर भी उसने कंट्रोल कर रखा है। लीगल इक्वलिटी अमंग सॉवरेन स्टेट्स, वो आपको बराबर का मानता ही नहीं है। उसने बहुत बड़ी बात अभी आपके यहाँ आए हुए उनके एक बड़े अधिकारी ने ये कह दी कि हम दूसरा भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। कितना बड़ा अपमान है। वो आपकी ग्रोथ देख रहा है कि आपको केवल मार्केट समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह से हमने चाइना को बिजनेस में, ट्रेड में ढील दी और चाइना आज इतना बड़ा हो गया, हम भारत को मौका नहीं देंगे। क्यों? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो भारत का ट्रेड सरप्लस होता था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस अगर किसी कंट्री का था भारत का, तो इस अमेरिका के साथ था। तो वो सारे फिगर्स मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और अगला पॉइंट है, नो अदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टू डिक्टेट इंटरनल अफेयर्स। अब आप बताइए, वो हमारे सारे इंटरनल अफेयर्स में डिक्टेट कर रहा है अपने टर्म्स को। तो सारे के सारे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के फंडामेंटल लॉज बाईपास हो रहे हैं।
सो सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आइदर इनसाइड ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आपके प्रोग्राम में संजय जी ये बीजेपी की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। तो बीजेपी की हॉरोस्कोप में बेसिकली एक देश के लिए डिस्ग्रेस लाने का जो है क्या नाम है योग है। जो भारत की जो संप्रभुता है वो उसका ध्वस्त करने का योग बीजेपी की कुंडली में है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में नाना प्रकार के भ्रष्टाचार, लॉबिंग के, सेक्स स्कैंडल के केसेस हैं, जिनसे इस पार्टी का कंप्रोमाइज होना स्वाभाविक है। इनके लीडर का भी कंप्रोमाइज होना स्वाभाविक है, मैं पिछले प्रोग्राम में बता भी चुका हूं। इसके साथ साथ बीजेपी की चंद्र कुंडली भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये बीजेपी की चंद्र कुंडली में दिखा रहा हूं संजय जी। बीजेपी की चंद्र कुंडली में भी ये दोनों ग्रहण 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण और 3 मार्च का चंद्र ग्रहण वो भी बीजेपी की चंद्र कुंडली के अनुसार 410 एक्सेस में पड़े हैं। और इनकी लग्न कुंडली के अनुसार वो जो है आपके तीसरे और 9वें हाउस के एक्सेस में पड़े हैं, वो डिप्लोमेसी का है। तो इसका अर्थ दर्शकों आप देखिए कि ये जो ग्रहण पड़े हैं ये भाजपा के रहते हुए देश की डिप्लोमेसी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 30 दिन का उसने जो आपको मोहलत दी है। एक तरह से ये मान कीजिए वो आपके ऊपर थूक रहा है बराबर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं साहब जी माई बाप थोड़ा सा और थूकिए। तो इस तरह का प्रधानमंत्री हमारा बन चुका है। इतना दुख लगता है कि किस तरह के हम देश को लेकर के आ गए। तो ये दोनों की चीजों का मैंने आपको जवाब ये दिया कि चंद्र कुंडली में ग्रहण 410 एक्सेस में और लग्न कुंडली के अनुसार 3 और 9 की एक्सेस में है। तो ये भारत की कुंडली, भारत की इस जब तक ये सत्ता में रहेगी तब तक निरंतर, अभी आगे थोड़ा सा ट्रेलर देखा, अभी और अपमान होना बाकी है। अगर वो कल को आपके एयरबेस मांगने लगे, पोर्ट मांगने लगे, तो भी आपका ये प्रधानमंत्री उसको चू नहीं कर पाएगा, उनके आगे फंसेगा ही फंसेगा। सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा दर्शकों को इसके बाद अगले क्वेश्चन को लूंगा। ये एक राइटअप था, मैंने कहा था कितना अपमान किया भैया उसने। आपने जो मेरे से पहला प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने कहा भाई तुक्का नहीं है, क्योंकि वो बकायदा ज्योतिष मैंने एक्सप्लेन कर दी। 20 जनवरी 2025 से देखिए कितना बार नरेंद्र मोदी को अपनी ओथ में इनवाइट नहीं किया उसने, और भारत के नागरिकों को, छात्रों, युवाओं को बेड़ियों हथकड़ी में बांधकर मिलिट्री प्लेन से एक अपराधी की तरह भारत वापस भेजा था, तब भी हम लोग चुप रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उसने 70 बार से ज्यादा कह दिया। और उसने इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में मोदी और भारत सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा मैंने मोदी को सभी तरह का यूएस के साथ ट्रेड बंद करने की धमकी दी और 24 घंटे के अंदर इस वार को बंद करें, परंतु मोदी ने तो सिर्फ 5 घंटे में ही कर दिया। मतलब वो तो 24 घंटे का टाइम दे रहा था और आप 5 घंटे में, कितना डरते हैं आप उससे। उसने खुद कहा कि आपके 5-7 विमान गिर गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा 29 अगस्त 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके नरेंद्र मोदी इस रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। उन्होंने इसे मोदीज वार कहा। 28 अगस्त 2025 को ट्रंप के एक और एडवाइजर पीटर नेवरो ने इंडिया चाइना के क्लोज आने पर मोदी जी की एससीओ समिट में विजिट और पुतिन से मीटिंग पर अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एक बेहद घटिया और अपमानजनक कमेंट करते हुए कहा था इंडिया एड्स रशियाज वॉर एफर्ट्स एंड फेसेस हाई टैरिफ ड्यू टू ऑयल परचेज। और क्या इंडिया थाउ melting China. Further, he said it is getting in bed with authoritarians, dictators. India, you are getting in bed with them. China invaded Aksai Chin and your territory. They are not your friends. आज जिस चाइना ने अक्साई चीन सहित तुम्हारी सीमा पर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, तुम इन 2 तानाशाहों के सामने दंडवत होकर लेटने जा रहे हो, वो नेवरो कह रहा था। इससे भी ज्यादा मोदी और उनकी सरकार के लिए बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा करते हुए 21 नवंबर 2025 को लेटेस्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी की 2025 की जो एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 का 4 डे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस मिली है। मतलब उनका कहना है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत वो युद्ध हार गया था 4 दिन का। कितनी घटिया बात है, उस आदमी के, उस नेता की हम बात मान रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट में रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट सब चाइना ने सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। ये 800 पेज की एक रिपोर्ट है जिसमें पेज नंबर 108 to 109 में इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की एनालिसिस है। तो ये सब चीजें मैंने लगातार ट्रंप के द्वारा
1 साल 2 महीने हो गए, 14 महीने में जो अपमान हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सी जनाब अगली बात के लिए। आपके एक स्पेशल प्रोग्राम किया था हमने अभी 2-3 दिन पहले। हमने कहा था ईरान का, और आप देखिए हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। दर्शक एक बार देख लें, जो ईरान ने धुआं मचा रखा हो। मैंने बार-बार क्या कहा था, इस युद्ध में ईरान जीतेगा, इस युद्ध में इज़राइल तबाह होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की मतलब आयु को खतरा है, उनकी पोजीशन को खतरा है। मुझे नहीं पता, संजय जी आपने देखा हो तो बताओ। मुझे तो ये जानकारी है कि 2 मार्च से नेतन्याहू की कोई खबर नहीं है। कोई उनकी उनकी वो पुरानी वीडियो दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2 मार्च से नेतन्याहू का कोई पब्लिक डोमेन में वो नहीं आए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह के विजिट में भी नहीं दिखाई दिए हैं। आपको जानकारी हो तो दर्शक दुरुस्त कर सकते हैं, मेरे को तो नहीं है। नहीं, इसके अलावा आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं आप ये गोलमोल भाषा में कर रहे हैं, सीधे-सीधे कहिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी बातें बड़ी रहस्यमयी लग रही हैं मुझे। नहीं, रहस्यमयी ये लग रही है बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट हैं। नहीं, नेतन्याहू मेरी भाषा के अनुसार नेतन्याहू की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है। नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल है। मैं नेतन्याहू की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि नेतन्याहू की हॉरोस्कोप को मैंने पहले ही उनकी जन्म पत्री आपके पास कैसे आ गई? बिल्कुल, वो मैंने सब सोशल मीडिया से मैंने रिसर्च की है, और रिसर्च करके मैंने निकाली है। देखो नेतन्याहू की हॉरोस्कोप, ये लग्न हॉरोस्कोप है पीछे, ये लग्न हॉरोस्कोप है, और ये जो है उनका ये लग्न हॉरोस्कोप है। क्योंकि मेरा प्रिंटर ठीक नहीं काम कर रहा था, मुझे हाथ से बनानी पड़ी है। संजय जी नेतन्याहू का 21 अक्टूबर 1949 का तेल अवीव का जन्म है। 21 अक्टूबर 1949 तेल अवीव का जन्म है। स्कॉर्पियो लग्न है, वर्गो मून साइन है। इनका सूर्य 12वें घर में है, नीच का है। मंगल शनि इनके 10वें भाव में पावर अथॉरिटी के घर में बैठे हैं, इसलिए क्रूर किस्म का इंसान है। ये घटिया किस्म का इंसान है, बहुत क्रूर है, मतलब अत्याचारी है। इसीलिए उसने 60,000 से आदमी ज्यादा मारे। उसका क्रूर होने का संकेत बताता हूं। एक तो मंगल का लगन, जो अभी कुंडली दिखाई है। दूसरा, मंगल 10वें भाव में, 10वें भाव में मंगल जो है, मंगल और शनि इकट्ठे हैं। मंगल जो है 10वें भाव में दिग्बली होता है। सूर्य नीच का है, और शनि के साथ मंगल बैठा, शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे भी जा रही है। नीच का सूर्य मतलब सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। अगर दुष्ट आत्मा हो, कोई भी देख लेना आपके इर्द गिर्द संजय जी, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिले, आप भूल से भी व्यापार मत कर लेना। अगर उसका सूर्य पीड़ित है तो उस आदमी को लात मारना पिछवाड़े पर, क्योंकि वो आदमी आपको धोखा देकर पीठ में छुरा भोंक के जाएगा। सो नेतन्याहू इस तरह का व्यक्ति है। तो मंगल शनि 10वें घर में, 6वें लॉर्ड जो है 10वें घर में है, इसलिए झगड़ालू किस्म का इंसान है, रूथलेस है, एग्रेसिव है, एरोगेंट है, क्रिमिनल माइंडसेट का है, ईगोइस्टिक है, और बहुत गंदी आत्मा है। हिज मून इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय राहु केतु। उसका चंद्रमा भी राहु केतु से पीड़ित है, तो मेंटली भी सिक आदमी है ये। फॉर्मिंग कपट योग, इसके अंदर कपट योग है। इसीलिए इसने देखो जो अयातुल्ला खामनेई जी को जिस तरह से मारा है, ये वैसे देखिए 86 ईयर के आदमी को आपने मारा, उससे आपने क्या हासिल किया? ईरान तो कमजोर हुआ ना, ईरान ने तो आपकी बैंड बजा दी है। तो ये कपट योग है, क्योंकि इसका बुध की राशि में जो है इसका मून, केतु और मरकरी तीनों 11वें भाव में राहु केतु के बीच में है। किसी की कुंडली में भी बुध अगर राहु केतु के बीच में हो तो संजय जी उसको अंदर कपट योग होता। कपट योग होता डिसेप्शन का, धोखा देने का, चीटिंग का। तो ये इस तरह का व्यक्ति है। ये नरेंद्र मोदी को भी चीट कर रहा है, नरेंद्र मोदी के बहुत सारे राज इसके पास हैं। तो कपट योग कहते हैं हिपोक्रेट, डिसेप्शन, चीटिंग योग। और करेंटली इसकी दशा चल रही है केतु वीनस राहु, 26 फरवरी 2026 से 1 मई 2026 तक है। केतु वीनस राहु, संजय जी ध्यान से सुन लीजिए। आप कह रहे थे ना कि कहां से आई कुंडली, बहुत रिसर्च की है मैंने इसकी, कितनी बार प्रधानमंत्री बना, इसकी शादी कब हुई, इसने 3-4 शादियां करी हैं। तो मैंने सारी घटनाओं के आधार पर इसका टाइम करेक्ट कर लिया था। तो ये जो केतु वीनस राहु की दशा चल रही है, और राहु अभी मंगल के साथ है, और मंगल के साथ संजय जी 2 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल तक मंगल के साथ केतु रहेगा, राहु रहेगा। ये बेसिकली इसको किसी तरह के वार या बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाने का इसका समय चल रहा है। मतलब हिंसक मौत का तो योग है ही, क्योंकि शनि मंगल इकट्ठे हैं। आपको याद है हमने आपके यहाँ एक प्रोग्राम किया था जिसमें डिफरेंट वायलेंट डेथ का, हवाई जहाज की हो या बम ब्लास्ट में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेके, उसी में हमने देखा था शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आता है। अगर ऐसे व्यक्ति के, इनका लग्नेशी मंगल है और शनि के साथ बैठा हुआ है, और इनकी जो मून चार्ट है, मून चार्ट में देखिए इनका 12वें और मून चार्ट में 12वें और 6वें घर के एक्सेस में इनका ग्रहण पड़ा है। सो ये 2 ग्रहण इस व्यक्ति को ले डूबेंगे। और हमारे मोदी जी और अंधभक्त क्या करेंगे?
क्यों करेंगे कि आपको एक जानकारी बता रहा हूं संजय जी, एक छोटी सी। अभी कोई कल परसों किसी यूट्यूबर ने प्रोग्राम भी कर दिया संजय जी। कुछ भक्त जो है संबल में भक्त जो है इसकी नेतन्याहू की लंबी आयु के लिए हवन कर रहे हैं। आपके यहां देश में हवन कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं नेतन्याहू का तो टिकट कट गया। आपके चित्रगुप्त का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? वो यमराज के अकाउंटेंट हैं जो खाता रखते हैं आपके पाप पुण्य का। तो चित्रगुप्त बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यमराज ने किसी एआई का और आईटी फाईटी का इस्तेमाल नहीं किया। यमराज आज की डेट में भी मैनुअल काम पर विश्वास करते हैं। तो वो नेतन्याहू का खाता वो पूरा हो चुका है, वो नेतन्याहू को कभी भी बुलावा आने वाला है, तो वो रहने दीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि संबल के इस तरह ये राइटअप जरूर सीख गया कि उत्तर प्रदेश के संबल में कुछ अंधभक्तों जिनके पास एनालिटिकल ब्रेन फ्रंट लोब जिसको कहते हैं 5%, और 5% किसमें होता है? कुत्ता, गधा, सुअर, थोड़ा सा और डिग्निफाई बोल देता हूं, डॉग, डोंकी, पिग, और इनके पास, इन अंधभक्तों के पास इतना ही दिमाग है। और जिनकी आरएसएस, बीजेपी और उनके पिचार तंत्र ने, गोदी मीडिया के फेक नैरेटिव ने दिमाग की नसबंदी कर रखी है। वे नेतन्याहू के जीवन और मानवता की रक्षा के लिए हवन यज्ञ करने का पाखंड कर रहे थे और सोशल मीडिया पर उस पर वायरल भी किया जा रहा है। ये मंदबुद्धि विवेकहीन लोग भारत में महिलाओं के शोषण, अंकिता भंडारी कांड, उन्नाव कांड, हाथरस कांड, जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का पुलिस द्वारा अपमान, महिला राष्ट्रपति का नए संसद भवन के उद्घाटन और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाने का अपमान, कर्नल सोफिया पे अभद्र टिप्पणी करने का अपमान, भाजपा राज्यों में महिलाओं का सेक्स एब्यूज, रेप क्राइम पर कुछ नहीं बोलना, इसी तरह मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा और घिनौना सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन स्कैंडल, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी का एक जासूस और लॉबिस्ट जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्चियों को पूरे विश्व के पूरे विश्व के एलिट्स, जिसमें मतलब संपन्न लोग, पॉलिटिशियंस, मीडिया पर्संस, रॉयल फैमिलीज, पीएम, रेसिडेंट्स, कॉर्पोरेट लीडर्स के सामने सेक्स अब्यूज के लिए, छोटी छोटी बच्चियों को सेक्स अब्यूज, उनका यौन शोषण करने के लिए परोसता था। और इसमें इजराइल की यहूदी सरकार की प्लानिंग स्ट्रेटेजी थी कि वे इन सब की ईमेल्स, पोस्ट, वीडियोस को द्वारा इन्हें ब्लैकमेल कर सकें। पूरे विश्व में सरकारें गिराकर वहां के बिजनेस, ट्रेड्स एंड रिसोर्सेज पे कब्जा करने की एक साजिश थी यहूदियों की, और यहूदी शासन या उनके पपेट्स को बैठाकर विश्व की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। ट्रंप गवर्नमेंट में भी आपको पता, वर्तमान में जो कॉमर्स सेक्रेटरी वो भी यहूदी हैं, ज्यूज हैं, और एप्स्टीन के पुराने मित्र हैं और उनका नेक्स्ट डोर नेबर था वो। ये हैं सज्जन, मतलब अगर पड़ोसी हैं, रहे हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं। और आपको जानकारी के बताऊं, अभी मोदी जी ने जो एआई समिट किया था, तो जो एआई का जो फाउंडर है, ये लड़का है 84-85, अगले प्रोग्राम में इसकी कुंडली में मैं जरूर चर्चा करूंगा, सैम एल्टमैन, एआई का फाउंडर, वो भी एक यहूदी है। एआई के यूज पर जरूरत से ज्यादा फोकस भी इस एप्स्टीन गैंग की एक स्ट्रेटेजी है, जिससे ट्रेडिशनल भारत और अन्य देशों की आईटी कंपनियों को बर्बाद किया जाए और उनके बिजनेस पर कब्जा किया जाए। याद रहे, एआई का ओवर यूज विश्व और स्पेशली बड़ी आबादी वाले देशों के लिए भस्मासुर साबित होगा। आपको याद है कि हमारा सरेंडर नेता एक सच्चा भस्मासुर है। संजय जी, हमारा सरेंडर नेता सच्चा भस्मासुर है। 25 फरवरी को इजराइल गया, वहां की संसद को एड्रेस किया, नेतन्याहू को गले लगाया, परिणाम आपके सामने है। 48 घंटे के बाद से ही इजराइल का विनाश शुरू हो गया। धय बॉम्ब, धय मिसाइल, भस्मासुर ने काम कर दिया वहां पर। अब तो 7 दिन के बाद वहां बुरा हाल है, नेतन्याहू का पता नहीं कि जिंदा है कि मर गया। खाड़ी के देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस बुरी तरह तबाह हो गए हैं, उनकी एम्बेसीज भी उनको बंद करनी पड़ी। और ये अंधभक्त ईरान में 7 साल से 12 साल तक की जो छात्राएं, बच्चियां थी, उनके ऊपर जब अमेरिका और इजराइल ने जो उनकी निर्मम हत्या कर दी, 150 से 200 करीब बच्चियां, तब भी ये सड़क छाप जानवर कुछ नहीं बोले। वैसे तो ये लोग आने वाले नवरात्रों में कन्याओं के पूजन का ढोंग और पाखंड करते फिरेंगे। तो ये संजय जी, मैंने आपको बार बार इस चीज के लिए कहा। एक चीज और बताता हूं संजय जी, आपकी नोटिस में है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के पास में भी वहां क्रिश्चियनिटी में ज्योतिषी तो नहीं होते हैं, पूजा पाठ करने वाले पादरी जरूर होते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूं संजय जी कि राइटर्स और अन्य वर्ल्ड मीडिया के हवाले से एक वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 2 दिन पहले अराउंड 11 बजे वहां के अमेरिका के टाइम के साथ न्यूयॉर्क के सबसे महंगे पादरियों ने, लगभग 15 से 20 थे वो, ट्रंप के ओवल ऑफिस में उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना की
डोनाल्ड ट्रंप पूरे टाइम एक हताश निराश व्यक्ति की तरह आंखें झुकाए टेबल पर हाथ रखकर बैठे रहे और प्रार्थना कुछ इस प्रकार थी, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैं करता हूं। हे ईश्वर, मैं अपने आप को, पूरे अमेरिका को आपके हवाले मतलब सरेंडर कर रहा हूं। आप मेरी और पूरे अमेरिका की रक्षा करें और आशीर्वाद दें, जिससे अमेरिका विश्व में फिर से एक शक्तिशाली और महान राष्ट्र बने, युद्ध में विजयी हो। इन पादरियों ने ट्रंप को बताया कि उनकी गृह दशा बहुत खराब चल रही है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और अमेरिका पर संकट आया हुआ है। तो ये संजय जी, आप जो कह रहे थे भैया, आप लोग तो यहाँ पर ज्योतिष को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूजा पाठ करा लिया। आप वो मैं आपके ऑफिस में कहूंगा भैया, वो फोटो आपको सोशल मीडिया में जब मैं बात कह रहा हूं तो लगा दीजिएगा कि ट्रंप ऐसे करके नीचे सर करके बैठे हुए हैं और पादरी उनको ये प्रार्थना करवा रहे हैं। तो ये सब हुआ इसलिए कि संजय जी एक चीज याद रखिएगा, मैं आज रामायण दिखा रहा हूं क्योंकि आने वाला टाइम में थोड़े दिनों बाद हमारी रामनवमी आने वाली है। ये रामचरितमानस है। इसमें दो चीजों की व्याख्या की गई है, धर्म युद्ध क्या है, अधर्म युद्ध क्या है। युद्ध तो हो रहा है, पहला एस्ट्रोलॉजिकली बता देता हूं। लास्ट प्रोग्राम में काफी चीजें थी लेकिन 20-25 मिनट का प्रोग्राम किया था। ये राइट अप है संजय जी, युद्ध कब देखा जाता है। मैं बच्चों को, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं कि किसी प्रत्येक राष्ट्र के लिए युद्ध की तैयारी एक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य कितना भी शांति की कामना करे, युद्ध तो होते रहेंगे। तो उसमें क्या करना चाहिए, एक एनुअल हॉरोस्कोप बनती है, वार्षिक फल में आपको वर्षफल बनाइए, उससे पता लग जाएगा। और किसी भी देश की कुंडली में या नेता की कुंडली में अगर लग्न और पीड़ित हैं और सूर्य और चंद्रमा भी पीड़ित हैं, 7वें घर से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वॉर देखा जाता है। 7th हाउस 7th लॉर्ड पीड़ित है तो युद्ध में वो देश जाएगा ही जाएगा। एफ्लेक्शन टू मुंथा और मुंथा लॉर्ड वर्षफल की कुंडी में, एफ्लेक्शन टू 6th लॉर्ड 6th हाउस इंडिकेट सीरियस बॉर्डर क्लैशेस ओनली, नॉट ए फुल फ्लैश वॉर। 6वें घर से फुल फ्लैश वॉर नहीं देखा जाता, बॉर्डर के ऊपर झड़कें, सीमा पे झड़पें आती हैं। राहु केतु अफ्लिक्टेड बाय मंगल एग्रावेट्स द वॉर हिस्टीरिया, जो अभी हो रहा है, क्योंकि मंगल जो है राहु के साथ है, इसलिए वॉर हिस्टीरिया है और ये रहेगा। बहुत सारे लोगों ने किया, संजय जी आपने भी पिछले प्रोग्राम में पूछा था, ये वॉर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक मंगल राहु के साथ रहेगा 2 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल के बाद 45 दिन शनि के साथ होगा जब मीन राशि में जाएगा, तब भी जो है ये वॉर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये दोनों राशियां से मंगल पीड़ित हो रहा है और मंगल हिंसा का और वॉर का और नाना प्रकार के वॉयलेंस का, ब्लडबाथ का कारक है। और इस समय जो इजराइल की कुंडली है, आप लोगों को, दर्शकों को बता देता हूं, ये आपकी इजराइल की कुंडली है, स्टेट ऑफ इजराइल। ये दर्शक देख सकते हैं, इजराइल की कुंडली कन्या लगन की है और कन्या लगन की कुंडली में मंगल जो है 7वें घर में जा रहा है 2 अप्रैल को। अभी तो उनके क्या नाम है 6वें भाव में है, तो मंगल और राहु, इसका मतलब है इनके जो है उनको बहुत ज्यादा कष्ट अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी होंगे, लेकिन इजराइल की बर्बादी, असली बर्बादी 2 अप्रैल के बाद ज्यादा बढ़ जाएगी। और इनके महत्वपूर्ण नेताओं के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नेताओं के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग पीरियड है, क्योंकि उनकी कुंडली में हिंसक मृत्यु का योग भी है। उनकी कुंडली को मैं जल्दी से ग्रह बता देता हूं। लग्न में शुक्र है, बृहस्पति नीच का 3रे घर में, राहु 5वें घर में और शनि मंगल 10वें घर में, चंद्रमा केतु मरकरी उनके 11वें भाव में और सूर्य नीच का उनके 12वें भाव में। अब हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कुछ पीरियड अच्छा नहीं आ रहा है संजय जी। पीरियड अच्छा इसलिए नहीं आ रहा है, यह है डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप, और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप सिंह लगन की है। उनकी 7th और लगन की एक्सिस में ही ये ग्रहण पड़े हैं और उनकी वर्तमान में जो दशा चल रही है, उनका बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, और बृहस्पति इनका 64 नवांशा लॉर्ड है और बुध इनका बृहस्पति 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है और बुध इनका 64 नवांशा लॉर्ड है, जो बीमारी हारी देते हैं। 22 मार्च से केतु की दशा शुरू हो रही है, इसी 22 मार्च से केतु की दशा शुरू हो रही है। इनको भी भयंकर किसी बीमारी का इनके लिए भी कोई खतरा है, और मेरे सुनने में आया था इनको भी इनकी वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा है। डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री बेस पर बंकर में रहना शुरू कर दिया है,
क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन है, वहां की खुफिया एजेंसीज ने दिया कि ईरान के पास 6000 किलोमीटर की मार करने वाली क्षमता की मिसाइल्स हैं, तो व्हाइट हाउस पे हमला हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी फिजिकल हार्म होने का 22 मार्च से पीरियड शुरू हो रहा है। दोनों के दोनों लोगों के लिए यह ईश्वर की तरफ से दंड है। अब आता हूं संजय जी, धर्म और अधर्म की बात है, उसके बाद ये हमारा धार्मिक पार्ट भी कवर करेगा, हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर भी है। संजय जी, इसी रामायण में रामचरितमानस नहीं, रामायण कहते हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। युद्ध कांड, जिसको लंका कांड भी कहते हैं, विभीषण के साथ जो संवाद हुआ है भगवान राम का, उसमें उन्होंने बेसिकली धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध को बताया। तो एक राइटअप है, मैं जल्दी से आपके लिए शेयर करता हूं दर्शकों के लिए, उसके बाद हम प्रोग्राम को समाप्त करें। ये संजय जी, ये इस चीज को जरूर आप देखिएगा, ये बहुत बड़े अच्छे नोट्स हैं। बृहस्पति संहिता क्या कहती है? मैंने आपको कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप को आज अपनी पूजा पाठ करानी पड़ी। ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार, हर प्रोग्राम में कहूंगा और कहता रहूंगा जिससे कि आपको रट जाए। ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजनेता, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। काल मतलब समय, ग्रह चाल गोचर का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है, और हमारे सभी कर्मों के फल को देने वाले भी ग्रह होते हैं। दुनिया के सभी शास्त्र, नॉलेज, किसी भी रिलीजन के अप्रत्यक्ष हैं, इसलिए उनमें सदैव विवाद की संभावना बनी रहती है। किंतु ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी प्रत्यक्ष शास्त्र है, उसके साक्षी सूर्य तथा चंद्रमा है। ऑल वर्ल्डली, इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश में देख रहे हैं, ऑल वर्ल्डली स्क्रिप्चर्स एंड बॉडीज ऑफ नॉलेज, नो मैटर विच रिलीजन दे कम फ्रॉम, आर इनडायरेक्ट इन देयर नेचर, which is why they always carry the potential for disagreement and dispute, except Vedas, Gita, Upanishad. Jyotish astrology, however, is a direct and evident science, with the sun and moon themselves standing as its witness. संपूर्ण अंगों तथा उपांगों सहित वेद शास्त्र में, कुशल एवं होरा शास्त्र तथा गणित शास्त्र में परिनिष्ठित दैवज्ञ की जो राजा सेवा पूजा नहीं करता वह विनाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से विहीन रात्रि तथा सूर्य से रहित आकाश होता है, वैसी ही स्थिति दैवज्ञ के बिना राजा की होती है। वह मार्ग का ज्ञान कराने वाले ज्योतिषी के अभाव में अंधे की भांति मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है। अतः विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम योग तथा कल्याण की अभिलाषा करने वाले राजा को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिर्विद के समीप जाना चाहिए, अर्थात उसके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहिए। आपने भी पिक्चर बनाई है, ये आपके लिए भी संदेश दे रहा हूं इसी में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वास्तव में सच बात है। ऐसे विद्वान ज्योतिषी का होना, कहा जाता है कि उस राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, पूर्व काल में इतना महान माना जाता। ए किंग हु डज नॉट सर्व और ऑनर, शो रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस टू ए दैवज्ञ, डिवाइन एस्ट्रोलॉजर, दैवज्ञ को कहते हैं डिवाइन एस्ट्रोलॉजर, हु इज प्रोफिशिएंट इन द एंटायर वेदास along with their auxiliary branches, ang, upang, and who is thoroughly accomplished in hora shastra, horary jyotish, as well as ganita shastra, mathematical astronomy, meets with distractions। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं विनाश होता है उस व्यक्ति का। बिजनेसमैन होगा तो बिजनेसमैन का विनाश, बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। कोई भी आदमी किसी तरह का होगा, उसने हमने काल का ज्ञान करने वाला अपने साथ नहीं रखा है, काल का महत्व बताने वाला नहीं रखा, तो धोखा हो गई। जस्ट एज ए नाइट डिप्राइव्ड ऑफ द लाइट ऑफ ए लैम्प और द स्काई विदाउट द सन lacks beauty and guidance, in the same way is the condition of a king or a prominent people of any field without a devag, lacking a jyotishi who can indicate the right path. He wanders aimlessly like a blind man on the road. Therefore a king who desires victory, fame, wealth, excellent enjoyment and ultimate welfare should approach a learned and eminent astrologer and act only according to his advice। ये मैंने आपको बात बताई। अब मैं आता हूं धर्म के पार्ट पे, जो मेरा लास्ट पार्ट है प्रोग्राम का। क्यों इस युद्ध को मैं आपको बता रहा हूं, कौन इसमें जीतेगा, क्यों कहा, वो तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बता ही दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ईरान क्यों जीतेगा, आज दर्शकों ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा ये राइटअप, और जरूर आपको आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध में क्या अंतर है, ये राइटअप है। धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध में क्या अंतर है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार व्याख्या। According to Indian scriptures, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, धर्मसूत्र और अर्थशास्त्र, the fundamental difference between war, युद्ध and धर्म युद्ध कहते हैं righteous war और war for justice, lies in purpose, adherence to rules and morality.
युद्ध या अधर्म युद्ध क्या कहलाता? इट्स पर्पज इज सेल्फिश। जो अधर्म का युद्ध होता है उसमें आपका पर्पज सेल्फिश होगा। लैंड के लिए हो सकता है, वेल्थ के लिए हो सकता है, पावर के लिए हो सकता है, बदला लेने के लिए हो सकता है, प्लंडर लूट के लिए हो सकता है, या अपने राज्य का विस्तार करना चाहो उसके लिए हो सकता है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन टू फॉलो रूल्स। वायलेंस, डिसेप्शन, बिट्रेयल, अटैकिंग द इनोसेंट एक्सेट्रा मे बी एम्प्लॉयड। ये होता है अधर्म के युद्ध में। इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज वार्स आर कॉल्ड डिसेप्टिव, ट्रीचियस वार और ग्रीडी वार। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे युद्ध को राजा के लिए नेसेसिटी तो माना गया है, लेकिन इन्हें धर्म युद्ध नहीं कहा गया। और धर्म युद्ध क्या होता है गीता के अनुसार? ये है, देखिए गीता, भगवान ने कहा है गीता के अनुसार धर्म युद्ध, भगवान ने खुद व्याख्या करी है। इनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है। धर्म का 10 लक्षण है: सत्य, अहिंसा, ज्ञान, धैर्य, क्षमा, चोरी ना करना, मन को वश में रखना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि, क्रोध ना करना, इंद्रियों पर कंट्रोल की स्थापना, अधर्म का नाश, सज्जनों की रक्षा और न्याय की पुनर्स्थापना होता है इन युद्धों का। तो भगवान कहते हैं गीता के चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, राइटियसनेस इज ऑन द डिक्लाइन, और अधर्म की वृद्धि होती है, इमोरलिटी इंक्रीजेस, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाप अर्थाय संभवानी युगे युगे। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्चुअस, सज्जन पुरुषों का, संत लोगों का, गरीब गुरुओं का रक्षा करने के लिए, पाप कर्मों को करने वालों का विनाश करने के लिए, और एस्टेब्लिशिंग धर्म ऑन ए फर्म फुटिंग, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम एज टू एज। तो संजय जी, सच वॉर इज फॉट स्ट्रिक्टली अंडर द रूल्स ऑफ क्षत्रिय धर्म, राजधर्म और योद्धा धर्म। अर्थात अगर वायलेंस होता भी है तो ये रेगुलेटेड और इथिकल लॉ टर्म्स पर लड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार धर्म युद्ध के प्रमुख नियम बताए गए हैं। वार बिगिंस ओनली आफ्टर सनराइज एंड एंड्स एट सनसेट। नो फाइटिंग एट नाइट अगेंस्ट स्लीपिंग और एग्जॉस्टेड वॉरियर्स के ऊपर अटैक नहीं किया जाता था। 1-to-1 कॉम्बैट होता था, मतलब 1 वॉरियर फाइट्स 1 एट ए टाइम, नॉट गैंगिंग अप और मॉब अटैक नहीं होता था। फाइट ओनली विद इक्वल्स। अगर रथ वाला है तो रथ वाले के साथ लड़ेगा, इन्फेंट्री है तो इन्फेंट्री के साथ, एलिफेंट पर बैठे हैं तो एलिफेंट के साथ। महाभारत को धर्म युद्ध इसलिए माना गया क्योंकि ये अधर्म, दुर्योधन का अपने चचेरे भाइयों के साथ अन्याय, द्रौपदी का चीरहरण करके स्त्री का अपमान, राज्य का छीना जाना, एक्सेट्रा। सो इंडियन स्क्रिप्चर्स डू नॉट completely prohibit war, but they strongly attempt to bring it within the framework of dharma। तो ईरान क्यों जीतेगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। करंट वॉर विच वॉज फोर्स अपॉन ऑन ईरान बाय यूएसए एंड इजराइल इज ए वॉर ऑन अधर्म। अधर्म किस तरह से, दर्शकों आज ये आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई आचार, हिंदू आचार देश में किसी के पास कैलिबर नहीं है, या उनके पास भगवान ने वो शक्ति नहीं दी है इसको कि इसको अधर्म कैसे देखेंगे। ये मेरा कर्तव्य था आप लोगों के सामने सच लाने का। इज ए वॉर ऑन अधर्म ईरान के ऊपर। भारत भी इसमें एक इनडायरेक्टली पार्टी बन गया है, भारत भी इस अधर्म के युद्ध का हिस्सा बन गया है। क्यों? क्योंकि एक सरेंडर, अनपढ़, विजनलेस, लो आईक्यू का नेता करंट अभी इजराइल की यात्रा के बाद, जिसे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करते हुए फरवरी 22 को मोदी की इजराइल यात्रा की कंफर्मेशन दी। उसके बाद हमारा भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 फरवरी को प्रेस रिलीज के द्वारा इसको कंफर्म किया। मतलब वहां पर भी आपने देखा संप्रभुता की बात कि बेंजामिन पहले इंडिकेट करते हैं कि मोदी आ रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रेस रिलीज होता है। ईरान पर हमला अधर्म क्यों है? आज के कानून के हिसाब से अंडर द यूएन चार्टर इट्स इलीगल बिकॉज इट हैज वायलेटेड यूएन चार्टर। प्रोहिबिशन, पहला उसका क्या रूल है? पहला प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स, आर्टिकल 2 ब्रैकेट में 4, it states that all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. So it was an unprovoked attack on Iran's sovereignty without UN Security Council UNSC authorization. उसके बाद no valid self defense claim, article 51. Self-defense is allowed only in response to an armed attack that is ongoing or imminent. Iran had not attacked the US or Israel
Prior to the strikes, negotiations on Iran's nuclear program were active hours before. Claims of preventive or preemptive action against potential future threats. ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन जो इजराइल और अमेरिका बार बार पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, हैव नॉट बेसिस इन द चार्टर. ये चार्टर में इस चीज को कोई नहीं माना गया कि भैया तो आपका पूर्वानुमान है, आप जबरदस्ती गए. चार्टर ने उसको अपने लॉ में नहीं शामिल किया. हैव नॉट बेसिस इन द चार्टर एज दे डू नॉट मीट द imminent threshold established by precedents like the Caroline Doctrine. Number 3, no UNC authorization, Article 42. The US and Donald Trump did not seek or receive UNSC approval for the use of force. Now, under this US Constitution, इसमें आप डोनाल्ड ट्रंप ने US के Constitution को भी violate किया. Under the US Constitution, the strikes are considered illegal by many legal scholars and lawmakers under the US Constitution due to the lack of congressional authorization. The US Constitution grants Congress the sole power to declare war. President cannot unilaterally initiate major hostilities without approval, especially for prolonged or large-scale actions like these strikes. President's authority, Article 11, and War Power Resolution 1973. As Commander-in-Chief, the President can act defensively or in limited scenarios without Congress, but only for imminent threats or short-term actions. The War Powers Resolution requires notifications to Congress within 48 hours and limits unauthorized actions to 60 to 90 days. नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस का ईरान ही नहीं, अपने धर्म शास्त्रों के आदेशों के प्रति भी विश्वासघात धोखा है जो उसका इनका मूल स्वभाव है. क्या है संजय जी? हमारे सनातन धर्म के अनुसार 3 फंडामेंटल डॉक्ट्राइन कहे गए हैं. मातृ पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवता समान है. आचार्य देवो भव, आचार्य या गुरु देवता समान है. अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान भी देवता समान है. उसकी सेवा और रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. ये हमारी डॉक्ट्राइन है, हमारी शास्त्रों की, वेदों की. ईरान के जहाज आइरिस देना को अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को मंगल रात बुधवार की सुबह के हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 25 से 44 नॉटिकल माइल्स दूर इंटरनेशनल वाटर में टारपीडो से डुबो दिया. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली घटना थी जब अमेरिकन सबमरीन ने टारपीडो से दुश्मन जहाज को डुबाया. ईरान की नौसेना का ये आधुनिक फ्रिगेट था जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, टारपीडो और हेलीकॉप्टर से लैस था. क्रू में लगभग 130 से 180 लोग थे. इसमें 100 के आसपास की मृत्यु हो गई है. श्रीलंका की नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन से 32 लोगों को बचाया. 87 बॉडीज रिकवर की, शेष लापता है. भारतीय नौसेना ने, जिसका कि भारत का जबकि वो मेहमान था, ने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या अन्य कार्रवाई नहीं की. यह शिप भारत के इन्विटेशन पर भारत के साथ फ्रेंडली मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आया था. यह मिलान 2026 बाइनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल था, जो 15 to 26 फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था. इसमें 74 देश, 18 फॉरेन वारशिप देश में ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अमेरिका, ईरान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया आदि शामिल थे. एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये ईरान वापस लौट रहा था. ईरान ने इसे एट्रोसिटी एट सी कहा और बदला लेने की चेतावनी दी. उनके विदेश मंत्री ने कहा शिप भारत का गेस्ट था और 2000 मील दूर ईरान से था. करंट युद्ध याद करिए दर्शकों, खाड़ी के समुद्र में के आसपास लड़ा जा रहा है. मोदी ने पिछले दिनों भारत की छवि को गार्जियन ऑफ इंडियन ओशियन कहा था और अपने ही इंडियन ओशियन में ये अपने ही मेहमान को मरवा दिया अमेरिका के हाथों. अब इस पर पूरी दुनिया में प्रश्न उठने लगे हैं कि युद्ध अब भारत के बैकयार्ड यानी हिंद महासागर तक पहुंच गया है. और याद रहे भारत 2026 में ब्रिक्स का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो समूह है उसको ब्रिक्स कहते हैं, का अध्यक्ष भी है, चेयर कर रहा है. ये प्रेसिडेंसी रोटेशन में एनुअल बेसिस में रहती है. 1 जनवरी 2026 को ये भारत के पास आ गई. भारत 18वें 18th ब्रिक्स समिट का मेजबान भी है. इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. भारत ये भूमिका 4th बार कर रहा है. 2012 में, 2016 में, 2021 में, इससे पहले की है.
इस ऑर्गेनाइजेशन में अब 11 पूर्ण सदस्य भी हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई आदि और कई पार्टनर देश हैं। भारत इसके जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करके मल्टीलेटरलिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। संजय जी, इसमें भी आपने जो है उनके जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वैदिक फिलॉसफी को के प्रचार का पाखंड करने वाले आरएसएस, बीजेपी और उनके अनपढ़, अधर्मी, पाखंडी, बहुरूपीय, झूठे नैतिक मूल्यों पर मरणासन हालत में जैसे व्यक्तित्व वाले नेता, गोदी मीडिया, देशद्रोही चापलूस अफसर, एनएसए, एमईए, एचएम, डिफेंस मिनिस्टर और 5% ब्रेन वाले गधे, कुत्ते, सुअर, डोंकी, डॉग्स, पिग वाले अंधभक्तों ने हमें भारतीय शास्त्रों, उनके आदेशों का उल्लंघन करते हुए देशद्रोह जैसा महापाप किया। अतिथि देवो भव और अतिथि को मरवा दिया। अनजाने डर खौफ के कारण एप्स्टीन गैंग यूएसए, इजराइल, नेतन्याहू और कॉमर्स सेक्रेटरी यूएसए जो कि यहूदी है, एप्स्टीन का नेक्स्ट डोर नेबर रह चुका। ये एप्स्टीन गैंग है जिसमें हरदीपुरी भी शामिल है। इजराइल की अल्टीमेट और अनसक्सेसफुल यात्रा की हमारे नेता ने, जिसका एजेंडा अभी तक तो ना तो देश के राष्ट्रपति, संसद, मीडिया को पता है और ना देशवासियों को। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, ईरान पर हमले पर मोहर लगाना, युद्ध होने पर यूएसए इजराइल का वॉर में लॉसेस जो होगा फाइनेंशियल, उसको रिकवर करने के लिए 140 करोड़ भारतीय देशों का उपभोक्ता मार्केट परोसा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भारतीयों के रूप में सस्ती लेबर उपलब्ध कराना भी इसमें एक साजिश में शामिल हो सकता है। अर्थात मार्केट के साथ साथ गुलामों की तरह देश के गरीब नागरिकों को यूएसए, इजराइल के हवाले कर देना। हजारों साल पुराने सिमिलर ट्रेडिशंस, कल्चर वाले हिस्टोरिकल फ्रेंड ईरान की पीठ में छुरा भोंकना, जो ब्रिक्स कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य है। अर्थात ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु नेता 86 ईयर ओल्ड की हत्या कराने के षड्यंत्र में, ट्रंप नेतन्याहू के षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल होना, या अपनी कंसेंट देना। यही कारण है कि एक राष्ट्राध्यक्ष की धोखे के साथ उनके परिवार के सदस्यों की साथ निर्मम हत्या होने के बाद भी प्रोटोकॉल निभाते हुए पापी नेता ना तो अभी तक उनके अयातुल्ला खामनेई के सम्मान में शोक संवेदना व्यक्त करता है, ना कोई ट्वीट करता है, ना उनके राजदूत को बुला करके, ना ईरान की एम्बेसी में जाकर शोक पुस्तिका में शोक संदेश उसने लिखा है। ना तो इन्होंने इनकी हत्या और इलीगल वॉर की निंदा करते हुए यूएसए, इजराइल को कोई चेतावनी अभी तक दी है। युद्ध रोकने की, निर्दोष लोगों की, खासतौर से 200 से ज्यादा 7 साल से 12 साल की बच्चियों की निर्मम हत्या करने पर भी 2 शब्द नहीं बोले इस पापी आदमी ने। और लास्टली, अतिथि देवो भव के संदेश को चूर चूर करते हुए ईरान के शिप को हिंद महासागर में डुबोने, 100 लोगों की निर्मम हत्या करने का पाप भी इस व्यक्ति के ऊपर लग गया है। और नेतन्याहू की भर्त्सना तक नहीं इसने नहीं किया। ऐसा व्यवहार संवेदनहीन केवल राक्षसों का होता है। मैं पहले ही लास्ट प्रोग्राम में भस्मासुर के बारे में बता चुका हूं। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा कि इस नेता के इजराइल यात्रा के 36 घंटे के बाद ही युद्ध शुरू हुआ। नेतन्याहू इजराइल, ईरान और अमेरिका के लिए महोदय भस्मासुर बन चुके हैं और सब कुछ धीरे धीरे भस्म होता जा रहा है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। संजय जी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जल्दी समाचार आने वाला है ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट करने का। एक और चैलेंज भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच में, अक्टूबर 2025 टू फरवरी 2026, ईरान के आपको न्यूज आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर दिया। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब, यस, ईरान की हॉरोस्कोप इतनी मजबूत है कि जो लोग अभी शक कर रहे हैं वो सच है कि ईरान उस स्टेज तक पहुंच चुका है। कौन सा समय बताया, फिर से बताइए जरा एक बार। अक्टूबर 2025 टू फरवरी 2026, इस दौरान जो ग्रह दशा है ईरान की वो इतनी पावरफुल है, जो 9th हाउस उनका बली हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 9th हाउस से मैंने कहा कि साइंटिफिक इन्वेंशन और इंटरनेशनल फेम देखा जाता है। तो सारे झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे जब ईरान की न्यूज आ जाएगी ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया। ये मैं भविष्यवाणी ट्विटर पे कर चुका हूं, आपके यहाँ अगले प्रोग्राम में कवर करूंगा। जय श्री राम, जय राम। इधर राजीव नारायण जी, पूरी भविष्यवाणी आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत? क्योंकि जबरदस्त बातचीत है। कौन बता सकता था कि ट्रंप जब ओथ ले रहे हैं तो भारत के लिए इतने नुकसानदायक होंगे, लेकिन राजीव जी ने बताई। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।